अच्छा क्लास, आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है फोन थर्ड। ना हूँ। वो क्लास हमारा क्या है, थर्ड टाइप ऑफ पोलिमराइजेशन, जो कि है एनायनिक पोलिमराइजेशन। ठीक है। एनायनिक पोलिमराइजेशन में जिस तरह हमने कैटायनिक पोलिमराइजेशन में इनिशिएटर यूज किया था, यहाँ पे भी आप इनिशिएटर यूज करोगे, बट यहाँ पे इनिशिएटर क्या होगा आपका। आपका इनिशिएटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, यानी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो है वो आपका इनिशिएटर होना चाहिए। जबकि अगर कैटायनिक पोलिमराइजेशन की बात करें तो वहां पे हमने लेविस एसिड जो है आपके पास यूज किए थे, BF3 हो गया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हो गया, टिन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये हमने कैटायनिक पोलिमराइजेशन में इनिशिएटर यूज किए थे, जो कि एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। जबकि जब आप एनायनिक पोलिमराइजेशन की बात करोगे तो जो इनिशिएटर आपने यूज करने हैं वो क्या होना चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, यानी वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होना चाहिए या उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। और वो आपकी अल्कीन यानी आपके मोनोमर के साथ जब रिएक्ट करे तो बेसिकली एक एनाइन जो है वो जनरेट करे, और आपके पास जो है एनाइन पॉलीमर जो है वो आए, और उसका जो एंड है आपके पास एनाइन प्रोपिगेटिंग पॉलीमर जो है उसका जो एंड होना चाहिए वो आपका नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होना चाहिए, ताकि आपकी प्रोपिगेशन जो है वो कंटिन्यू करे। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये इनिशिएटर पे आ जाते हैं कि इनिशिएटर जो हमारे पास एनायनिक हैं, जो कि न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होने चाहिए, मीन्स उन पे या तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होने चाहिए या एटलीस्ट लोन पेयर होना चाहिए। तो वो कौन कौन से आप यूज कर सकते हो, तो वो आपके पास जो है ब्यूटाइल लिथियम है, जो कि यहाँ पे रिपोर्टेड है ब्यूटाइल लिथियम के साथ। लेकिन इसके अलावा क्या क्या यूज कर सकते हो आप, जो आपके इनिशिएटर हैं। ब्यूटाइल लिथियम जिस तरह यूज किया जाता है उसी तरीके से आप इथाइल सोडियम को यूज कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आपके अल्कली मेटल अमाइड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। या अल्कली अमाइड्स हैं आपके पास, उनको यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से एल्कोक्साइड्स जो होते हैं आपके पास, उनको आप यूज कर सकते हो। हाइड्रोक्साइड को एज इनिशिएटर या यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। एक और जो कंपाउंड है वो है आपका ट्राइफेनाइल मिथाइल पोटाशियम। ये क्या है, बेसिकली ये आपका ये कंपाउंड है कि जिसमें 3 फेनाइल ग्रुप हैं, और आपके पास ये ट्राइफेनाइल मिथाइल पोटाशियम, ये भी इसमें जो कार्बन एंड है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। रीजन क्या है, क्योंकि उसके साथ एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल है वो अटैच है। इसकी वजह से जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई है इस मेटल से, इसी वजह से वो नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे है, और यहाँ पे पोटाशियम पे आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। सो ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल या एज अ इनिशिएटर यूज किया जा सकता है। आपकी जो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखनी है, उसमें जो इनिशिएटर यूज किया गया है वो है ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है। ब्यूटाइल लिथियम को एज एन इनिशिएटर उसने यूज किया है क्लास, और जो आपके पास विनाइल साइनाइड है उसको एज अ मोनोमर उसने यूज किया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो एंड आपका नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है या जो एंड आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो एंड बेसिकली अटैक करेगा आपकी CH2 एंड पे। ठीक है। और आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इसे कहा जाता है, वो कहाँ पे होगी, वो आपके CH वाले एंड पे होगी। अच्छा, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक हेड एंड होता है, एक टेल एंड होती है। ठीक है। सो आपका जो ब्यूटाइल है वो आपकी टेल एंड पे अटैक करेगा, और आपके जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन वो आपकी हेड पे शिफ्ट होंगे। और हेड कौन सी होती है, जिसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। वो सब्स्टिट्यूएंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, मीन्स यहाँ पे सियानो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो वो उस आने वाले नेगेटिव चार्ज को यानी एनायनिक चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। सो जैसे ही यहाँ पे जो आपका ब्यूटाइल है वो अटैक कर रहा है CH2 पे, तो आपका जो पाई बॉन्ड है वो आपका ब्रेक कर रहा है, और आपके दोनों इलेक्ट्रॉन आपके CH वाले कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं। CH वाले एंड पे यानी इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी ये एनायनिक पार्ट बन रहा है। अब ये एनाइन जो एंड है, ये एनाइन एंड आपके पास जो है फर्दर प्रोपिगेशन ऑफ द चेन में आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसमें
तो आपके लिए ये चीज लाजमी हो गई कि आपका इनिशिएटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है, और आपकी जो अल्कीन मोनोमर है उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच होना चाहिए, ताकि आपका चार्ज स्टेबल या आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो डिक्रीज करे उस जगह पे, या उसको स्टेबलाइज करे अल्टीमेटली, ठीक है। सो आप यहाँ पे हमारे पास हमने बना लिया एक इनिशिएटर बना लिया। अब इनिशिएटर बनाने ये है आपके पास, ये न्यूक्लियोफिलिक इनिशिएटर है, और ये जब अटैच हो जाएगा तो ये भी चीज आपके पास क्या है, ये इनिशिएटर है पॉलीमर ग्रोथ के लिए। अब ये क्या करेगी, ये अब नेक्स्ट मोनोमर के साथ अटैच होगी या अटैक करेगी उस पे। कैसे अटैक करेगी कि उसी तरीके से जो अब इसका एनाइनिक एंड है या जो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एंड है वो CH2 पे अटैक करेगा। CH2 पे अगर अटैक करेगा तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उससे नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखो तो ये क्या है, हेड टू टेल प्लेसमेंट है कि CH जो है वो CH2 पे अटैक कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि हेड टू टेल प्लेसमेंट जो 1-3 प्लेसमेंट होती है हमारे पास, वो हमेशा फेवरेबल प्लेसमेंट होती है एज कम्पेयर टू हेड प्लेसमेंट या टेल टू टेल प्लेसमेंट, क्योंकि ये स्टेरिकली भी फेवर होती है, और आपके पास वैसे भी हेड टू टेल जो प्लेसमेंट है 1-3 प्लेसमेंट वो आपके पास ज्यादा अमाउंट में होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हेड टू टेल प्लेसमेंट के थ्रू चेन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब हर स्टेप में आप देख रहे हो कि हर स्टेप में जैसे जैसे एक एक मोनोमर अटैच होता जा रहा है आपकी प्रोपेगेटिंग साइड पे, तो आने वाले न्यू जो मोनोमर है उसके कौन से एंड पे जा रहा है आपका चार्ज, नेगेटिव चार्ज उसी एंड पे जा रहा है जो कि सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग यानी सानो ग्रुप कंटेनिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इंडक्टिवली, तो ये आपके इस एंड पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि यहाँ पे है उसको भी स्टेबलाइज करेगा उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो क्लास, आप इसमें कंटिन्यू रख सकते हो कि यही स्टेप बार बार होता रहेगा। प्रोपेगेटिंग साइड जो है वो फर्दर अल्कीन मोनोमर्स को अटैच करती रहेगी अनटिल अनलेस यहाँ पे आप टर्मिनेशन नहीं करवा देते। यहाँ तक क्लास समझ आ गया या नहीं? जी मैम। क्लास समझ आ गया या नहीं? मैम आ गई। अच्छा, जी मैम यहाँ पे क्लियर। एक पॉइंट लिखा हुआ है क्लास कि जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो डायरेक्शन है वो सिमिलर टू चेन ग्रोथ है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस कार्बन वाले एंड से आपके CH2 एंड पे जाता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो नेक्स्ट एंड पे होता है। इसी डायरेक्शन में चेन ग्रो कर रही है, इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप केटायनिक पॉलीमराइजेशन को देखोगे, इससे प्रीवियस जो हमने पढ़ी थी वहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है चेन ग्रोथ से, क्योंकि वहां पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, यानी वो आपके जो है वो केटायनिक प्रोपेगेटिंग साइड पे अटैक कर रहे होते हैं, और चेन ग्रोथ की डायरेक्शन यही होती है, बट अटैक जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या उसकी मूवमेंट डिफरेंट होती है। वहां पे ऑपोजिट है, यहाँ पे पैरेलल है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में चेन ग्रोथ कर रही है। मतलब देखो ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, चेन भी इसी डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। ये पॉइंट समझ आया या नहीं? यस मैम आ गई। अच्छा, उसके बाद क्लास आपने जो चेन टर्मिनेशन करनी है वो चेन आप टर्मिनेट कर सकते हो या तो चेन ट्रांसफर रिएक्शन से। अब चेन ट्रांसफर कौन से रिएक्शन होते हैं जिसमें मैंने आपको कहा था कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम लेते हैं, सपोज XY या RH, उसमें से आपके पास क्या होता है कि अगर तो आपकी प्रोपेगेटिंग साइड जो है वो आपकी रेडिकल है तो ये रेडिकल ट्रांसफर कर देता है वहां पे। अगर आपका जो है चेन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू आप टर्मिनेशन करवाते हो, तो अगर आपकी प्रोपेगेटिंग साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है तो ये वहाँ पे कोई आपको एनाइन अटैच कर देगा उस प्रोपेगेटिंग साइड के साथ, आके वहाँ पे चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब इस केस में हमारी जो प्रोपेगेटिंग साइड है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है यानी एनाइनिक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोई केटाइनिक पार्ट चाहिए ताकि वो इसके चार्ज को बैलेंस करे और चेन ग्रोथ जो है वो टर्मिनेट हो जाए।
ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि आप चेन ट्रांसफर रिएक्शन के थ्रू करो। चेन ट्रांसफर रिएक्शन मोस्टली सॉल्वेंट के साथ ही किए जाते हैं, यानी उसमें जो आप कह लो कि टर्मिनेशन के लिए जो स्पीशी ली जाती है, जो चेन ट्रांसफर को फॉलो करती है, वो सॉल्वेंट होती है, या फिर आप इम्प्योरिटी को यूज करते हुए जो है वो इस चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है इन केस ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन के, यहाँ पे चेन टर्मिनेशन करवाना आपके पास ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द अबव प्रीवियस टू केसेस। प्रीवियस टू केसेस में जो आपके रेडिकल पॉलीमराइजेशन ग्रोथ की बात की थी हमने, या केटायनिक पॉलीमराइजेशन ग्रोथ की बात की थी, वहां पे आपके पास डिफरेंट मेथड्स थे। अगर आप देखो तो पहले केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन था, कपलिंग था, फिर उसके बाद चेन ट्रांसफर भी आया था, फिर रिएक्शन विद इम्प्योरिटी भी आया था हमारे पास। तो इसी तरीके से के टाइमिंग में भी हमने डिफरेंट के अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करवा दो, आप रिएक्शन विद इम्प्योरिटी करवा दो, आप जो है वो क्लास जो चेन ट्रांसफर मैकेनिज्म वहां पे कर सकते हो। बट इन केस ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन थोड़ी सी लिमिटेशन इस मेथड की ये है कि इसमें चेन टर्मिनेशन करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपके पास अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट आप ऐसा यूज करते हो जो कि प्रोटॉन, क्योंकि हमें क्या चाहिए इस चेन को टर्मिनेट करवाने के लिए, कोई केटाइनिक चीज चाहिए, यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, एनायनिक पार्ट है, तो इसको स्टॉप या इसको न्यूट्रलाइज क्या कर सकती है, वो चीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, सो अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो कोई प्रोटॉन डोनेट ना कर सके, क्योंकि सबसे बेसिक या सबसे आप कह लो सिंपल हमारे पास जो है वो एच पॉजिटिव है, कि वो यहाँ पे अगर कोई सॉल्वेंट एच पॉजिटिव यहाँ पे डोनेट कर देता है तो वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाए, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाए और आपकी चेन ग्रोथ स्टॉप हो जाए। बट अगर आपका सॉल्वेंट प्रोटॉन कंटेनिंग नहीं है या प्रोटॉन डोनेटिंग नहीं है, तो आपकी चेन टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, बाय चेन ट्रांसफर रिएक्शन, कि अगर सॉल्वेंट में चेन ट्रांसफर रिएक्शन सॉल्वेंट के थ्रू करवाना है तो चेन ट्रांसफर में क्या करते हैं हम, कि कोई भी स्पीशी जो लेते हैं वो उस एंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर केटाइन रिक्वायर है तो आपको केटाइन देती है, अगर आपको एनाइन रिक्वायर है तो चेन ट्रांसफर रिएक्शन में वो आपको सॉल्वेंट स्पीशी है या कोई और आप एक्सटर्नली ऐड कर रहे हो, वो आपको क्या देती है, एनाइन देती है। इस केस में हमें केटाइन चाहिए। केटाइन में हम सिंपल केटाइन की बात करें एच पॉजिटिव की, अगर सॉल्वेंट एच पॉजिटिव कंटेनिंग नहीं है तो वो कह रहा है कि चेन टर्मिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सॉल्वेंट जो आप लोगे तो आपके सॉल्वेंट्स जो हैं वो सॉल्ट फॉर्म में तो नहीं हो सकते, वो आपके प्रोटॉन कंटेनिंग हो गए। तो अगर सॉल्वेंट प्रोटॉन डोनर नहीं है या प्रोटॉन डोनेट नहीं करता इस चेन को टर्मिनेट करने के लिए, चेन ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप क्या करो कि इम्प्योरिटीज जो हैं वो किसी रिएक्शन में जिसमें ये रिएक्शन करवा रहे हो वहां से इम्प्योरिटी के साथ टर्मिनेशन हो सकती थी, कि आपकी जो प्रोपेगेटिंग साइट है वो किसी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट कर ले रिएक्शन मिक्सचर में और चेन ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए। बट अगर आप इम्प्योरिटी की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर देते हो, कि अगर आप सारी की सारी जो इम्प्योरिटी है जिसने कार्बन आयन के साथ रिएक्ट करना था वो सारी की सारी आप एक्सक्लूड कर देते हो फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, यानी वो वहां से निकाल दी गई है या वो वहां पे है ही नहीं है, वो लिमिटेड अमाउंट में है, तब भी आपके पास क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चेन प्रोपेगेशन यहाँ पे आप कह लो कि जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर्स बनाए जाते हैं उनमें इतनी एफर्ट की ही नहीं जाती उनकी टर्मिनेशन में। उनकी टर्मिनेशन करवाने से बेहतर ये रखा जाता है कि उनकी चेन ग्रोथ कंटिन्यू रहे अनटिल अनलेस जितने मोनोमर्स थे आपके रिएक्शन मिक्सचर में वो सारे कंज्यूम हो जाएं। जब सारे कंज्यूम हो जाएंगे मोनोमर, तो जो अब आपके पास बनने वाला पॉलीमर होगा उसका एंड अभी भी रिएक्टिव होगा, अभी भी कार्बन आयन कंटेनिंग होगा, बट चूंकि मोनोमर रहेंगे ही नहीं तो अब वो रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझ आइए ये? यस मैम। सो आपकी जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू आप पॉलीमर बनाते हो उसमें आपकी जो चेन है प्रोपगेशन वो कंटिन्यू रहती है अनटिल आपके जितने भी मोनोमर हैं वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाएं। इस पॉइंट पे आपकी जो प्रोपेगेटिंग साइट है वो स्टिल एक्टिव रहेगी, यानी जो आपकी प्रोपेगेटिंग साइट है वो
क्योंकि उसका चार्ज तो न्यूट्रल नहीं हुआ, क्या चीज खत्म हो गई है, उसने जिसके साथ रिएक्ट करना था, अब रिएक्ट करने के लिए उसे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो रिएक्शन तो एक किस्म का स्टॉप हो गया, बट रिएक्शन स्टॉप इसलिए हुआ है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ एल्कीन खत्म हो गई है। लेकिन प्रोपेगेटिंग साइड क्या अब रिएक्टिव नहीं रही? तो ऐसा नहीं है, रिएक्टिव है, वो एक्टिव है अभी भी, बट अगर वहां पे आप जो है मोनोमर अमाउंट खत्म हो गई है तो वो जाहिर सी बात है अटैक किस पे करेगी। तो इसलिए आप कह रहे हो जो आपकी पॉलीमराइजेशन ग्रोथ है, चेन ग्रोथ, वो टर्मिनेट कर गई है। बट अगर आप क्या करो कि आप जो है वो इस पॉलीमर में जो कि एक्टिव साइट कंटेनिंग है स्टिल, इस पॉलीमर को कहा जाता है लिविंग पॉलीमर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था दो तरह के, हम जब टर्मिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं टर्मिनेशन स्टेप में, वो है लिविंग पॉलीमर एंड डेड पॉलीमर की। डेड पॉलीमर क्या होता है? डेड पॉलीमर का मतलब ये है कि आपने जो पॉलीमर की एक्टिव साइड थी, प्रोपेगेशन साइड की जो एक्टिव साइड थी, रेडिकल थी, कैटाइनिक थी, एनाइनिक थी, अगर आप उसको न्यूट्रलाइज करवा दो, अगर आप उसको खत्म करवा दो, तो उस केस में बनने वाला जो पॉलीमर होगा वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव पॉलीमर होगा, उसे डेड पॉलीमर कहा जाता है। बट इन केस ऑफ एनाइनिक पॉलीमराइजेशन आप देख रहे हो कि जो पॉलीमर मैं करवा रही हूँ, पॉलीमराइजेशन करवा रही हूँ, जो पॉलीमर मेरे पास एंड पे आता है, तो वो पॉलीमर जो है मेरे पास एक्टिव साइट कंटेनिंग होता है। ऑल दो टर्मिनेशन के बाद आया है, टर्मिनेशन यहाँ पे भी हो गई है क्योंकि सारे मोनोमर खत्म हो गए हैं, बट जो आपकी जो साइट है वो अभी भी एक्टिव है। इस वजह से इस बनने वाले पॉलीमर को आप कहोगे लिविंग पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि इस केस में जो चेन है एक किस्म की, वो कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हुई, वो नॉन टर्मिनेटेड इसलिए है कि अगर आप बाहर से फिर मोनोमर ऐड करोगे तो ये दोबारा पॉलीमराइजेशन यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा अनटिल आप जो है उस चेन को किसी तरीके से किल नहीं करोगे। किल का मतलब है कि उसी तरीके से न्यूट्रलाइज या डेड नहीं करोगे। ठीक है, क्लास ये समझ आया या नहीं? जी मैम, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्लास यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बात बता दीजिए, हम इसका एक एंड नेगेटिव क्यों रखते हैं? मतलब हमारे पास तो आपने कहा सॉल्वेंट में एच पॉजिटिव आयन तो हम कर सकते हैं, पर हम यहाँ इसमें क्यों नहीं करते? दोबारा बता दें। मैंने इसलिए कहा है कि इस केस में जैसे आप देख रहे हो रेडिकल पॉलीमराइजेशन की बात करें या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की बात करें, वहां पे आपके पास टर्मिनेशन करवाना बहुत इजी होता है। ठीक है, रेडिकल में क्या है, हमने कहा था कि दो रेडिकल चेन जो है वो कपल कर जाए तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, कुछ बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक ये भी मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड हमने कहा था कि ये वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाए, उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी वो दोनों चेन जो होंगी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन करेंगी, रिडॉक्स रिएक्शन करेंगी, चेन ग्रोथ टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, चेन ट्रांसफर की बात करें, इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन की बात करें, तो इसमें हमें कुछ डालना पड़ेगा, इनको सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, सॉल्वेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो चेन ट्रांसफर कर सकता हो। चेन ट्रांसफर में भी वो स्पीशी दे सकता हो आपकी प्रोपेगेटिंग साइट को, जो कि उसके चार्ज को बैलेंस कर सकती हो। अगर वो नहीं दे सकता तो उस केस में वो सॉल्वेंट टर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट सिलेक्शन हो जाएगी यहाँ पे कि आपको सॉल्वेंट की तरफ स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि सॉल्वेंट सेलेक्ट करते वक्त आपको हो सकता है कि वो कॉस्टली सॉल्वेंट की तरफ किसी जाना पड़े। फिर आपके पास अगर इन केस वो रिएक्शन जहाँ पे करवाया जा रहा है वहां पे आप इम्प्योरिटी भी एक्सक्लूड कर देते हो कि आप रिएक्शन करवाना चाहते हो कि हाईली प्योरिफाइड एनवायरनमेंट में कोई इम्प्योरिटी ना हो, तो दोनों केसेस तो आपने जो उसकी टर्मिनेशन करवाने के थे वो खत्म कर दिए, और कोई मेथड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे वो बात कर रहा है कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हम जो है वहां पे भी जो मेथड थे अगर आप देखो तो एक था हमारे पास, एक मेथड वहां पे अवेलेबल था जो कि चेन के अंदर ही टर्मिनेशन हो जाती थी। कैसे कि अगर एक चेन जो है वो प्रोटॉन एलिमिनेट करती थी और अल्कीन में कन्वर्ट होती थी तो वहां पे भी चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता था, अल्कीन बन जाती थी आपके पास उस एंड पे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता चेन के खुद के अंदर कि आप जो चेन है वो इटसेल्फ टर्मिनेट हो जाए, तो आपको एक्सटर्नली ही एफर्ट करनी पड़ेगी, एक्सटर्नली ही या तो सॉल्वेंट में ऐसा यूज करना पड़ेगा जो कि प्रोटॉन ट्रांसफर कर सके। ठीक है,
या फिर आपको इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। अब वो आपको कह रहा है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी मैं एलिमिनेट कर देती हूँ कि अगर सॉल्वेंट मैंने यूज किया है बट वो प्रोटॉन डोनेटिंग नहीं है, ठीक है, हम उस कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो प्रोटॉन डोनेटिंग नहीं है और आपके पास इम्प्योरिटी है वो भी एक्सक्लूड कर दी गई है, रिएक्शन जो है हाईली प्योरिफाइड आप एनवायरनमेंट में करवा रहे हो और इम्प्योरिटी जितनी थी रिएक्शन मिक्सचर में वो सारी एक्सक्लूड कर दी गई है, तो उस केस में इसकी टर्मिनेशन के जो चांसेस हैं वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इटसेल्फ तो इसने टर्मिनेट होना नहीं, टर्मिनेट होना था एक्सटर्नली कुछ ना कुछ ऐड करके, तो अब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा और जो इस केस में बनने वाला पॉलीमर होगा वो लिविंग होगा। क्लियर हो गया तैयबा? ओके मैम। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट देखो ना, लिविंग पॉलीमर्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एनायनिक पॉलीमराइजेशन बिकॉज द चेन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय प्रोटॉन लॉस। कि जो आपकी लिविंग पॉलीमर हैं वो आपके एनायनिक पॉलीमराइजेशन में ही बनते हैं। रीजन क्या है कि जैसे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में आप प्रोटॉन लॉस करवाते हो और आपकी एल्कीन बन जाती है, वहाँ पे डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आ जाती है और आपकी जो चेन ग्रोथ है वो टर्मिनेट कर जाती है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि आपको कि ये वाला जो एंड है यहाँ से किसी अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाऊं मैं प्रोटॉन को, तो कोई फर्क नहीं आना। ठीक है, चेन फिर भी टर्मिनेट नहीं करनी, तो यहाँ पे तो उस प्रोसेस के थ्रू भी नहीं हम टर्मिनेशन करवा सकते, कैटायनिक में करवा सकते थे। ठीक है, सिमिलरली जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या रेडिकल कॉम्बिनेशन यानी कपलिंग रिएक्शन है जिसमें रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हम स्टॉप करवा देते थे ग्रोथ, वो भी यहाँ पे नहीं पॉसिबल। तो इसीलिए जो आपकी एनायनिक पॉलीमराइजेशन है उसमें टर्मिनेशन का प्रॉब्लम आता है कि टर्मिनेशन जो है वो नहीं करवाई जाती या टर्मिनेशन पे इतनी एफर्ट नहीं करवाई जाती। इसलिए इन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि कंटिन्यू रहती है आपकी चेन ग्रोथ जब तक कि जितने मोनोमर यूज किए गए हैं सारे के सारे मोनोमर नहीं खत्म हो जाते। और अगर बाहर से फिर आप इस पॉलीमर में कोई मोनोमर ऐड करोगे तो फिर वो फिर दोबारा कंटिन्यू रहेगा। इसकी एग्जांपल आपके पास क्लास जो ऐसे मोनोमर या ऐसी एल्कीन जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन को फॉलो करती हैं या उसके थ्रू आपको पॉलीमर्स देती हैं वो है विनाइल क्लोराइड हो गया। इसके अलावा आपके पास विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल है, मिथाइल मेथाक्रेलेट है, स्टाइरीन है, ये सारे के सारे जो है आपको एनायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर्स देते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं क्लास। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सुपर ग्लू जो है हमारे पास वो आपका पॉलीमर होता है मिथाइल अल्फा सियानोएक्रिलेट का। ये जो पॉलीमर है इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें चाहिए कि हमने कहा था कि हमने जो भी मोनोमर लेना है उसमें एटलीस्ट एक जो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए ताकि जो आपके पास इनिशिएटर आप बनता है आपके पास जिसमें आगे चेन ग्रोथ को कंटिन्यू करना है वो आपके उसमें कार्बोनाइल सेंटर जो है वो स्टेबलाइज हो। वो उसी सूरत में स्टेबलाइज होगा कि जहाँ जिस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस साइड पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखता हो। अच्छा, अब जो सुपर ग्लू है उसकी में क्या होता है क्लास, हमारे जो आपके पास OH ग्रुप है सेलुलोज का या आपका जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है आपकी प्रोटीन का वो एज एन इनिशिएटर एक्ट करता है। कब एक्ट करता है कि अगर आपके हाथ पे कोई सुपर ग्लू जो है वो आपकी फिंगर पे अगर उसका एक ड्रॉप गिर जाता है तो आपकी जो स्किन है, आपकी जो स्किन की सरफेस है वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आपके क्या OH ग्रुप हो सकते हैं या आपके कोई और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप हो सकते हैं आपकी प्रोटीन के, स्किन प्रोटीन के। वो क्या करते हैं, वो एज एन इनिशिएटर एक्ट करते हैं और उस सुपर ग्लू के साथ जो कि आपकी फिंगर पे जो है स्पिल हो गई है या आपकी फिंगर पे प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेंगे। उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप आपके हाथ पे सुपर ग्लू गिर जाती है और अगर आप 2 फिंगर को साथ प्रेस करते हो तो वो 2 फिंगर्स जो हैं वो साथ एक दूसरे के साथ फर्मली जो है वो ग्लू हो जाती हैं।
तो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि आपकी स्किन सरफेस पे जो प्रोटीन होती है, उसका जो प्रोटीन में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन, वो उस सुपर ग्लू के साथ रिएक्ट करता है और पॉलीमराइजेशन को कंटिन्यू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लोइंग पावर जो है वो एनहांस हो जाती है। ठीक है, ये समझ आया या नहीं? ठीक है, क्यों, अच्छा क्यों होती है ग्लोइंग पावर एनहांस, ये भी देख लो। ग्लोइंग पावर इसलिए एनहांस होती है क्योंकि ये जो आपके पास पॉलीमर बन रहा है, ये भी थ्रू आपकी एनायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, और ये भी आपका जो सुपर ग्लू पॉलीमर होता है वो आपका जो है वो लिविंग पॉलीमर होता है। तो इसीलिए जब वो आपकी हैंड सरफेस पे गिरती है या आपकी फिंगर सरफेस पे गिरती है, तो जैसे ही आपकी जो न्यूक्लियोफाइल उनको उसको स्किन सरफेस से मिलता है आपकी स्किन प्रोटीन से, तो जैसे वो उसके साथ रिएक्ट करती है तो पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू हो जाती है। कंटिन्यू होने की वजह से पॉलीमर जो है वो मजीद बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास जो उसकी ग्लोइंग पावर है वो एनहांस कर जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्लास के आपका जो ऐसे पॉलीमर जो सुपर ग्लू से सिमिलर होते हैं, इसी वजह से उनको यूज किया जाता है जो आपके सर्जरी में। ठीक है, अगर कोई स्किन वाउंड है तो उसको क्लोज करने के लिए आप इसको यूज करोगे, ताकि वहां पे जो है वो सीलिंग एज सीलिंग सरफेस है, उसको क्लोज करने के लिए आप यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्किन बहुत अच्छी कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेती है आपकी ग्लू के साथ, जो है कोवलेंट बॉन्डिंग करके उस वाउंड को जो है कम्प्लीटली आप क्लोज कर सकते हो। बेसिकली ये पर्पस है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपके पास कौन से ऐसे मोनोमर हैं जो कि आपकी एनायनिक पॉलीमराइजेशन करते हैं, वो हमने देख लिया। यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ मोनोमर गिवन है और उसमें बताया, पूछा गया आपसे कि इनमें से अगर हमने बताना हो कि ये तीनों एनायनिक पॉलीमराइजेशन करते हैं तो किसकी एनायनिक पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी। तो मैंने पहले पॉइंट आपसे पहली बात ये डिस्कस की थी कि आपने ये देखना है कि चूंकि जब हमने एनायनिक पॉलीमराइजेशन करवानी है तो इनिशिएटर ने जब अटैक करना है तो आपका नेगेटिव चार्ज या आपका कार्बन आयन सेंटर किस जगह पे आना है, उस जगह पे जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्स अटैच है। वो एक्स जो है आपने कोशिश करनी है कि वो एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। अगर वो एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उस केस में वहां उस एंड पे आने वाला नेगेटिव चार्ज या एनाइन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कहोगे कि ये ज्यादा आपका मोनोमर या आपकी एल्कीन फेवरेबल है एल्कीन आपकी एनाइनिक पॉलीमराइजेशन के लिए उस अल्कीन की निस्बत में जिसके में यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो अगर इस बेसिस पे हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखो क्लास आपके पास फिनाइल ग्रुप अटैच है तीनों में, तो फिनाइल ग्रुप का कंपटीशन तो नहीं आया। अब उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कि कौन कौन से अटैच है। यहाँ आपका है नाइट्रो, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथॉक्सी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम दिस फिनाइल ग्रुप, और ये फिनाइल ग्रुप अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा कहाँ से, आपके इस कार्बोनाइन एंड से, जो कि कब बनेगा, जब इनिशिएटर न्यूक्लियोफिलिक इनिशिएटर अटैक करेगा आपके इस अल्कीन मोनोमर पे। ये समझ आया यहाँ तक? अच्छा, फिर उसके बाद क्लास जो ये नेगेटिव चार्ज है आपका, ये क्यों स्टेबलाइज है? ये थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे के पूरे रिंग में भी रेजोनेट करेगा और नाइट्रो ग्रुप में भी रेजोनेट करेगा। तो इसकी जो आप कह लो कि जो अटैक है यहाँ पे आपकी, या जो रिएक्शन है विद इनिशिएटर इस एल्कीन मोनोमर के लिए, वो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोनोमर के लिए वो सबसे ज्यादा होगा, फास्ट होगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो बनने वाली एक चार्ज स्पीशी को न्यूट्रलाइज कर सकता है या उसको स्टेबल कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है मिथाइल और यहाँ पे हमारे पास है मिथॉक्सी। ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये थ्रू रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा आपके रिंग को। तो अगर रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये वो इस एंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा? नहीं, वो बजाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने के वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कर रहा है, क्योंकि वो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है फ्रॉम दिस ऑक्सीजन।
ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपका कार्बोनाइन सेंटर बनेगा इस आपके सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के केस में, वो आपका हाईली अनस्टेबल होगा या हाईली रिएक्टिव होगा। अब आ जाते हैं इस वाले कंपाउंड पे। इसमें यहाँ पे एज सच कोई आप कह लो कि मिथाइल का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत वीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। रेजोनेंस इफेक्ट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो इन दोनों कंपाउंड्स के कंपैरिजन में हम देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्शन इसका फास्ट होगा, फिर आपके मिथाइल ग्रुप के लिए होगा, और सबसे लास्ट आपका मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट के साथ होगा, जो कि रिंग के साथ अटैच है, क्योंकि इस केस में आपका रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है और वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच एंड को फर्दर रिच कर रहा है, और या फिर उसको फर्दर जो है हाईली रिएक्टिव की तरफ लेके जा रहा है, या उसको फर्दर अनस्टेबल कर रहा है। ये समझ आया या नहीं? यस मैम आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप खुद देखोगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि ये आप लोगों ने खुद देखना है, तो इट मींस कि आप लोगों ने इसको सर्च करना है ताकि आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है CH एंड पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो एक सियानो है, क्लोरो है, मिथाइल है। यहाँ पे देखना है अब यहाँ कि क्लोरो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है या सियानो, दोनों में कंपैरिजन करना है आपने, और फिर बताना है कि कौन सा किसका रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर हमने पोलिमराइजेशन की बात की है, चेन ग्रोथ पोलिमराइजेशन में 3 मेथड या 3 टाइप्स की बात की है, केटाइनिक, एनाइनिक